नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बजट से पहले आने वाला आर्थिक सर्वे आ गया है। सर्वे मोटा मोटी पिछले साल की अर्थव्यवस्था का पुख्ता हाल और अगले वित्त वर्ष का अंदाजा पेश करता है। इस सर्वे को पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन 319 पेज की रिपोर्ट में से करीब 100 पेज ही पढ़ सका हूं। सर्वे हिंदी में भी है, मगर इसकी हिंदी ऐसी है कि आपको समझने के लिए ग्रीक और लैटिन में पीएचडी होने की जरूरत है। वैसे अंग्रेजी में भी समझना काफी मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था से दूर भागना चाहिए, तो सर्वे के एक चैप्टर के कथन का जिक्र करना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत में महान अर्थशास्त्री कीन्स का कथन है कि अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक दार्शनिकों के विचार सही हो या गलत, जितने आमतौर पर समझे जाते हैं उससे कहीं अधिक ताकतवर होते हैं। सच तो यह है कि विश्व पर यही शक्तियां शासन करती हैं। अर्थशास्त्री और राजनेता ही आप पर शासन करते हैं, इसलिए इनकी रिपोर्ट और भाषण से भागिए मत। सर्वे पर नोटबंदी पर 30-40 पेज खर्च किया गया है। नोटबंदी दूरगामी और तात्कालिक असर के बारे में जो कहा गया है उसे मैं कोट कर रहा हूं, शब्दशः तो नहीं, फिर भी हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है तो इधर उधर हो सकता है। तात्कालिक असर के बारे में एक जगह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का तात्कालिक असर क्या होगा, इन लागतों का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि नोटबंदी के बाद सेक्टर दर सेक्टर आंकड़ों का आना अभी शुरू हुआ है। अब दूरगामी असर पर क्या है? नोटबंदी के दीर्घकालिक बदलावों की दिशा और व्यापकता का आकलन करना जल्दबाजी होगी। कई साल लग जाएंगे यही जानने में कि नोटबंदी का काले धन पर क्या असर पड़ेगा, वित्तीय बचत पर क्या असर पड़ेगा। यानी तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के असरों का पता लगाना मुश्किल है फिलहाल। अगर आप उम्मीद करते हैं कि बजट के पहले इस प्रथम सरकारी दस्तावेज में यह सब लिखा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा आया नोटबंदी के बाद, कितना पैसा नहीं आया, कितने नकली नोट जब्त हुए हैं, काला धन कितना पकड़ाया, तो आपको निराशा होगी। कैशलेस की वकालत है, मगर यह बात भी पढ़ने को मिली कि आर्थिक गतिविधियों के लिए कैश आवश्यक है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादकों को मजदूरी देने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। 2018 के वित्त वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने से भारत को जो लाभ मिल रहा था वो शायद अब ना मिले। अगर 60 से $65 प्रति बैरल भी हो गया तो सरकार के संसाधन पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और कई लोग खर्च कम करेंगे। 2017-18 के लिए फोरकास्ट है, 2016 की तुलना में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में 10 से 15% तक वृद्धि हो सकती है। कर्ज सस्ता होगा तो लोग हाउसिंग और उपभोक्ता सामानों पर खर्च करने लगेंगे। निजी निवेश 2017 के स्तर पर शायद ही पहुंचे, सरकार के निवेश पर भारी असर पड़ेगा। इन सब कारकों को मिलाकर देखें तो 2008-18 के साल में जीडीपी की दर 6.75 से 7.5% ही रहेगी। बड़ा लंबा रेंज है। आर्थिक सर्वे में एक जगह 2015-16 के वित्त वर्ष में 7वें वेतन आयोग की भूमिका सकारात्मक मानी गई है रिपोर्ट में, लेकिन कई पन्नों बाद 2017-18 के वित्त वर्ष के लिए 7वें वेतन आयोग को बोझ के रूप में देखा गया है। एक साल 7वां वेतन आयोग उपभोग के स्तर को बढ़ाता है, एक साल सरकारी खजाने पर बोझ बन जाता है। सर्वे कहता है कि काला धन का अनुमान सिर्फ इससे नहीं मिलेगा कि रिजर्व बैंक के पास कितने पुराने नोट लौटे और कितने नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो काले धन का खुलासा होगा उस पर जो टैक्स आएगा, इन सब वजहों को भी जब जोड़ के सब हिसाब मिलेगा तब पता चलेगा। आर्थिक सर्वे में नोटबंदी को लेकर भले ही ठोस आंकड़े नहीं दिए गए हैं, मगर नोटबंदी के दौरान मीडिया रिपोर्ट की कई बातों को सही माना गया है। बल्कि सर्वे तैयार करने में मीडिया रिपोर्ट का भी सहारा लिया गया है। जैसे जनधन खाते में कितना काला धन आया इसके बारे में, या कितना धन आया इसके बारे में आर्थिक सर्वे में ठोस और आधिकारिक रूप से कुछ कहना चाहिए था। मगर हैरानी हुई कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट में जनधन खाते में जमा पैसे के लिए अखबारों की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार को बैंक वाले डेटा नहीं दे सकते थे अब तक कि जनधन खातों में कितना पैसा जमा हुआ? अंग्रेजी वाले आर्थिक सर्वे के पेज नंबर 62 पर कहा गया है कि खूब रिपोर्ट हुआ है कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के 50 दिनों के बीच जनधन खातों में जमा राशि में उछाल आई है। हालांकि इस उछाल के बाद भी जो राशि जमा हुई है वो तुलनात्मक रूप से छोटी है। इसे अंग्रेजी में स्मॉल लिखा गया है, 42,000 करोड़। मीडिया की इस रिपोर्ट को सर्वे ने भी सही माना है कि दुपहिया वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। एक्साइज शुल्क के जब सरकार कह रही थी कि इनडायरेक्ट टैक्स में, अप्रत्यक्ष कर में वसूली काफी हुई है, तब पत्रकार लिखने लगे कि ये वसूली बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्साइज शुल्क में टैक्स में बढ़ोतरी के कारण हुई है। अब इसे सही माना है आर्थिक सर्वे ने कि पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री के बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। सर्वे में इस फैक्टर को सही माना गया। लेकिन मीडिया में रोजगार में हुई कमी की जितनी भी रिपोर्ट छपी है,
इनका सहारा लेकर सर्वे ने कुछ भी दावा नहीं किया है। सर्वे रोजगार के बारे में कहने से बचता है कि नोटबंदी के कारण कितनों की नौकरियां गई या इसकी संभावना पर क्या असर पड़ने वाला है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वो पूरी तैयारी के साथ रस लेकर तमाम बातों को रख रहे थे। शुरुआत में उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। अर्थशास्त्री जेएम कीन्स का कथन है, इट मस्ट ट्राई एंड डू एवरीथिंग, इट मस्ट ड्रॉ अपॉन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, it must study the present and past and very importantly purposeful and objective, and its authors must be as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near to earth as a politician। मतलब वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कलाकार की तरह, लेकिन नेता की तरह जमीन के करीब। जॉन मेनार्ड कीन्स के दो कथन। इन्हीं कीन्स साहब के कथन का जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में किया था, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, लंबे समय में हम सब मर जाएंगे। अमिताभ बच्चन को कोट करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि आर्थिक सर्वे में ड्रामा होना चाहिए, ट्रेजेडी होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए। इसी की तलाश करते हुए हम पहुंचे हिंदी वाले सर्वे के पेज नंबर 42 से 51 के बीच बहुत बड़ी ट्रेजेडी मिली। उन पन्नों को पढ़कर लगा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं कि भारत में शुरुआत में ही व्यापक लोकतंत्र आ गया, जिसके कारण लोगों का और सरकार का निजी क्षेत्र के प्रति एक तरह से संकोच की भावना बन गई और हम तरक्की नहीं कर पाए। उन्होंने चीन, पार्टी तानाशाह, पार्टी डिक्टेटरशिप, कोरिया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और एक तरह से इंडोनेशिया इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप का उदाहरण दिया है। सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान का उदाहरण देते हुए कहा है कि यहां पार्टी तानाशाही, मिलिट्री का राज रहा है, इस कारण पहले तरक्की हो सकी। इसे विस्तार से बताते हुए सर्वे में भारत के शुरुआती लोकतंत्र को अपूर्ण और बटा बिखरा लोकतंत्र कहा गया है हिंदी में, जिसके कारण यहां के लोगों का निजी क्षेत्र में विश्वास नहीं रहा। इसके विपरीत सोवियत संघ, जिसने कुछ ही दशकों में स्वयं को कृषि राष्ट्र से औद्योगिक शक्ति के रूप में बदल लिया, के उदाहरण से स्पष्ट है कि त्वरित विकास तभी संभव है, यदि राष्ट्र अर्थव्यवस्था पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण रखे और संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता क्षेत्र में करे। आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक सर्वे में इस बात की क्या जरूरत थी? क्या यह कहा जा रहा है कि कोई एक मजबूत नेता हो, लोकतंत्र में रुकावट ना बने, वो अपने हिसाब से तरक्की कर दे, फिर उसका लाभ सब में बांटा जाए? तुरंत नतीजे पर मत पहुंचिए, पहले इस पन्नों को पढ़िए, उसके पहले के पन्नों को भी पढ़िए कि क्या कहा जा रहा है, किस संदर्भ में। भारत के राज्य चाहे जितना दावा करें, आर्थिक सर्वे कहता है कि राज्यों का सकल वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के चुनावी पोस्टर देखिए, वहां लिखा है कि पलायन अब बंद होगा। इस सर्वे में गर्व के साथ बताया गया है कि 90 लाख लोग हर साल ट्रेन से काम करने की तलाश में पलायन कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यानी आर्थिक सर्वे के लिए पलायन गुड है, वोट लेने के लिए पलायन बैड है। वैसे 100 वोटर में से 7 लोग ही टैक्स देते हैं, ये भी है इसमें। और सैटेलाइट से पता चलता है कि जयपुर और बेंगलुरु में 5 से 20% ही प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। तो सरकार ने उनके घरों का फोटो खींच लिया है, प्रॉपर्टी टैक्स देना शुरू कीजिए। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। पी वैद्यनाथन अय्यर साहब हैं, नेशनल अफेयर्स एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर है द बिजनेस स्टैंडर्ड के। अय्यर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्या नोटबंदी के खासकर मामले में, और ये आर्थिक सर्वे उन उम्मीदों पर खरा उतरता है? जी, नोटबंदी को देखा जाए तो इसमें साफ एक दो चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। ये लिखा गया है कि एक तो उन्होंने बताया कि इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा, बड़ा मार्जिनल असर कह रहे हैं वो लोग। 0.25 परसेंटेज पॉइंट से लेकर 0.5 परसेंटेज पॉइंट तक कह रहे हैं। तो मानिए ये साल का जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे देश का होगा 6.5 से 6.25% तक। लेकिन खास उसके लाइनों के बीच में आप पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें साफ लिखा गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर, जो सेक्टर फॉर्मल नहीं है, जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कहते हैं हम उसे, वहां पर जो जीडीपी पे असर पड़ता है, इकोनॉमी पे असर पड़ता है, वो जीडीपी में कैप्चर ही नहीं होता है। तो आपको जीडीपी का सही मायने में ग्रोथ रेट पता ही नहीं चलेगा। सही मायने में हमेशा थोड़ा ज्यादा दिखेगा जीडीपी का ग्रोथ रेट, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर जो कैप्चर नहीं होता है और जिसके इंडिकेशंस आपको फॉर्मल सेक्टर से लिए जाते हैं, वहां पर उसका असर जो सबसे ज्यादा गहरा पड़ा हुआ है नोटबंदी के कारण, वो असर आपको जीडीपी के नंबरों में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वाकई में जीडीपी काफी गिरी हो सकती है, ऐसी वो सर्वे बात कहती है। एक दो चीजों पे अरविंद सुब्रमण्यम जी ने साफ मनाही कर दिया आगे बात करने से। जैसे उन्होंने बोला कि इसके डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन पे मैं
ये सर्वे बात नहीं करेगा क्योंकि ये फोरम नहीं है। जब हम इंडियन एक्सप्रेस उनके साथ एक वार्तालाप में थी तब उन्होंने कहा कि काफी सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो मैं खुद अपने मेमोइर्स में लिखना चाहूंगा। तो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कुछ चीजें डिमोनेटाइजेशन के बारे में स्पष्ट तरीके से इन्होंने बोला ही नहीं है सर्वे पे। शुभमोहन साहब, अब मैं भट्टाचार्य साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब 30-40 पन्ना डिमोनेटाइजेशन पे खर्च किया ही इन्होंने, तो क्या और स्पष्ट रूप से इन्हें बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं कहना चाहिए था जिन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं? लॉन्ग टर्म के बारे में इन्होंने कहा कि बहुत साल लग जाएंगे, कि काले धन पर कितना असर पड़ा, फाइनेंशियल फिजिकल सेविंग्स पर कितना असर पड़ा। शॉर्ट टर्म के बारे में भी नहीं बता रहे। रवीश, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक टेबल दिया है। उस टेबल में किस सेक्टर में किस तरह का इंपैक्ट आएगा उसका उन्होंने काफी डिटेल्स में दिए हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे कि उन्होंने क्लियरली जो बताया है, जैसे ब्लैक मनी के ऊपर जिसके ऊपर वार करने के लिए डिमोनेटाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य था, उस पर कहना है कि उसमें देयर शुड बी सम इम्पैक्ट ऑन द जनरेशन ऑफ ऑन द ब्लैक मनी स्टॉक। यानी कि ब्लैक मनी इकोनॉमिक सर्वे खुद ही मान रहा है कि ब्लैक मनी के ऊपर जितना प्रहर होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स के ऊपर निश्चित ही डेटा, जब तक डेटा नहीं आएंगे तो तब तक उसके ऊपर कोई कमेंट करना सर्वे के लिए पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि ये डेटा ड्रिवन एक्सरसाइज है। एनेक्डोटली अखबारों में हम लोग लिखते रहते हैं, लेकिन एनेक्डोट्स सर्वे का बुनियाद नहीं है। सर्वे में एनालिसिस होता है डेटा का, और जब तक जिस सेक्टर्स के बारे में डेटा नहीं आया है या डेटा आने में टाइम लगेगा, तो निश्चित है उसमें टाइम लगेगा कि उनके ऊपर कोई निश्चित कंक्लूजन निकालने के लिए। जैसे शुभमय साहब, जैसे उन्होंने जनधन के बारे में कहा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जहां तक पढ़ा तो बहुत छोटे में जिक्र आता है, वो भी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आता है। क्या इस तरह के डेटा भी बैंकों से लेना में बहुत मुश्किल है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो उन्हीं दौरान ये इशारा कर दिया था कि जनधन में कितना पैसा आ रहा है, और कितने ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग हुई थी कि इतना पैसा लीक किया गया। जी, आप देखेंगे, हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो आरबीआई का भी जो इकोनॉमिक जो क्वार्टरली रिव्यू आया है, उसमें भी उन्होंने क्लियर, बाई मंथली रिव्यू है, उसमें भी क्लियरली बोला है कि जहां तक डेटा आया है सिर्फ उसी के बारे में भी वो कमेंट्स ले सकते हैं। जैसे अभी असेसमेंट चल रहे थे मीडिया में कि कितने नोट वापस आ गए हैं, और आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली बताया कि अभी नोटों के कितने एग्जैक्टली नोट आए हैं वो जब तक असेसमेंट नहीं होंगे, और असेसमेंट का एक प्रक्रिया है, एक वे होता है। हम जरूर चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन हमारी चाहने और ये डेटा कब तक आएंगे उसमें निश्चित ही फर्क रहता है। एक जगह वो कह रहे हैं कि जो एक अनयूजुअल एक्सरसाइज है। जी, एक जगह वो कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब वो जो तय तारीख है मार्च के बाद, जब नोटों के लौटने की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद वो गिन के बता सकता है। अय्यर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस आर्थिक सर्वे में बजट के लिए कहा जाता है कि एक तरह से बजट का गाइड भी होता है, तो किस तरह की तस्वीर ये पेश कर रहा है हमारी अर्थव्यवस्था की, जिससे लगे कि वित्त मंत्री के पास बहुत छूट है कुछ नया करने के लिए? देखिए, मुझे तो आप ये सर्वे को पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत साफ नजर आता है कि काले घटा छाए हुए हैं हमारे अर्थव्यवस्था पर। बहुत सारी चीजें, जैसे मैं गिन के 3-4 चीजें बताऊंगा। एक तो कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी क्षेत्र से इन्वेस्ट होना है, जिन्होंने पैसा लगाना है, जिनके कारण आपको नौकरियां मिलती हैं हमारे देश में, वो निजी क्षेत्र यह साल भी, और यह साल तो किया नहीं ज्यादा इन्वेस्ट, अगले साल भी इन्वेस्ट करने की कोई संभावना ज्यादा नजर नहीं आती है, क्योंकि एनपीएस सारे बैंक्स के पड़े हुए हैं, बैंक्स के पास इतना पैसा लेंड करने के लिए होगा नहीं। दूसरी, और ना ही प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में सेंटिमेंट्स है, कॉन्फिडेंस है कि इन्वेस्ट करें। दूसरी बात यह कहती है सर्वे खास तौर से कि प्रोटेक्शनिज्म का दौर सारे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अभी हाल ही में आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो निकला है प्रेसिडेंट ट्रंप का यूनाइटेड स्टेट्स में H-1B वीजास के मामले में, उससे साफ ये नजर आता है कि हमारी जो सर्विसेज सेक्टर है, हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट ज्यादा होती है। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, इंडिया में सर्विसेज का तगड़ा एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर काफी फर्क पड़ेगा। ग्लोबली ये भी देखा जा रहा है कि ट्रेड टेंशन, जैसे वो ट्रीटीज तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस सब का असर जो हमारे देश में जब भी ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुई है, 8-9%
परसेंटेज की जब ग्रोथ हुई है वो सब तब हुई है जब हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा 20-25% पे ग्रो कर रही थी। अभी तो हमारी एक्सपोर्ट्स अभी सर उठाने की कोशिश कर रही है नेगेटिव टेरिटरी से, और यहां पे सारी दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म का थोड़ा सा क्या कहते हैं अगली हेड उसका निकल रहा है। तो आपको ऐसे नहीं होने वाला है कि ग्लोबल ट्रेड ज्यादा बढ़ जाएगी और इंडिया उससे फायदा ले पाएगी, क्योंकि ऐसा माहौल है नहीं। ठीक है। तीसरा साफ वो ऑयल के बारे में भी कह देते हैं कि ऑयल $65 के करीब करीब हो सकता है, तो उससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इकोनॉमी पे। ठीक है। शुभमय साहब, मैं इसी सवाल पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, पर एक याद दिला देना चाहता हूं कि इसी रिपोर्ट में सुब्रमण्यन साहब ये कहते हैं कि जो बड़े भौगोलिक देश होते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करने पर उतने निर्भर नहीं होते हैं, छोटे देशों को एक्सपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत जैसे बड़े देशों को आंतरिक तौर पे ही एक तरह से व्यापार से वो उसकी भरपाई कर लेता है। लेकिन क्या आपको लगता है जो वैद्यनाथन साहब कह रहे हैं बजट के संदर्भ में, आपको काली घटा की जगह उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं? नहीं, काली घटा तो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, और वो सब उसके ऊपर सर्वे में आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है कि ग्लोबलाइजेशन में अगर इस वक्त कितना संभावना है भारत को अपने निर्यात करने का, और उस टेबल से साफ जाहिर होता है कि अभी ग्लोबलाइजेशन में इंडिया और चाइना को लेकर छोड़कर और किसी भी देश का ग्लोबलाइजेशन में खास रुचि नहीं है। और वो इतना, और उस टेबल से ये जाहिर है होता है कि कितना भी इंडिया का अगर नॉर्मल अभी फिलहाल की जो ट्रेड एक्सपोर्ट की जो चांस रेट है उसको भी लेने के लिए, उसको भी चलाने के लिए दुनिया में अभी इस वक्त जो ग्रोथ का जो रेट है वो काफी नहीं है। यानी कि अगर हम निर्यात करना भी चाहे उस लेवल का निर्यात नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी बात सही है कि करने के लिए हमें देश के अंदर ही डिमांड पुश करना पड़ेगा। अब उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इनइक्वालिटी का। ठीक, अब मैं आप लोगों से एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि इसी सर्वे में मैंने पढ़ा और मैं समझना चाहता हूं कि क्यों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये बात कर रहे हैं, अय्यर साहब सबसे पहले, कि वो चीन का उदाहरण देते हैं पार्टी डिक्टेटरशिप का, कोरिया का उदाहरण देते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप का, और एक और किसी देश का जहां इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप का, और रूस का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बहुत आर्थिक तौर पे जब तक मजबूत और प्रभावपूर्ण अगर ऐसा नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात आपको स्वाभाविक लग रही है इसमें, या मैंने इसे ठीक से नहीं समझा? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम जिस दौर से गुजरे हैं पिछले 30-35 सालों में, फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स, हमारे जैसे डेमोक्रेसी देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 4.5% का तो ग्रोथ रेट हमारा रहा ही है। और हमने जो पिछले सालों, मतलब हमारे देश में तो रिफॉर्म्स 1980 के बाद ही थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, 91 के बाद जबरदस्त रिफॉर्म्स का एक दौर चला है हमारे देश में जो इरिवर्सिबल रहा है। लेकिन इसमें भी इतने सालों के बाद भी जो 2-3 चीजें खास उन्होंने पॉइंट आउट की है, जो आपने भी पहले कही थी कि अभी भी हम निजी क्षेत्र पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इस पे गहरे चिंतन की बहुत आवश्यकता है। हमें ऐसे लगता है कि निजी क्षेत्र को पूरी तरह से हम एम्ब्रेस कर लें कि नहीं कर लें, वो डायलेमा अभी तक लगा हुआ है। तो जिस पे हमें अभी आइडियाज और नैरेटिव्स की जरूरत है। पर शुभमय साहब, अगर आप देखिए तो इतने सारे आर्थिक सुधारों से हम गुजरे हैं, बहुत सारा हासिल किया गया। गठबंधन की सरकारों के दौर में भी आर्थिक सुधार हुए और बहुमत वाले सरकारों के दौर में भी आर्थिक सुधार हुए। टाटा हो, अंबानी हो, या फिर इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां जिनकी आमदनी देश के जीडीपी के लगभग बराबर की तरह, बहुत ज्यादा, मतलब उसमें अगर योगदान को जोड़ा जाए 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इस टाइप की उनका बिजनेस रहा है। पर ये सब भी तो उभरे हैं, तो और लोग प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, तो कहां हम निजी क्षेत्र को लेकर इतने दुर्भावना से ग्रस्त हैं? रवि, निजी क्षेत्र में आपने जिस 3 कंपनी का आपने जिक्र किया, टाटा और अंबानी, दोनों ही उस दौर से आते हैं जब कंपनीज पुराने ट्रेडिशनल गुड्स पे, यानी कि स्टेट सपोर्ट के ऊपर काफी निर्भरशील थे। टाटा के जितने सारे प्रोडक्ट्स है, ज्यादातर, एक टीसीएस को छोड़कर ज्यादातर प्रोडक्ट्स स्टेट के रवैया क्या रहा, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहा, उस पर निर्भरशील था। अंबानी का सिमिलरली ऑयल पेट्रोलियम का सेक्टर। इन्फोसिस देखिए सर, आप एयरटेल विप्रो देख सकते हैं से निकल के, वही मैं कह रहा हूं कि एक इन्फोसिस नहीं, लेकिन आप देखिए कि उनमें भी ज्यादातर कंपनी अभी भी, अगर आप
सेंसेक्स 30 के अगर आप कंपनीज देखें या BSE 100 के कंपनीज देखें, उसमें ज्यादातर कंपनियां वही कंपनीज हैं जो अभी भी ओल्ड इकोनॉमी के ऊपर निर्भरशील है। यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जिसकी जिक्र आज राष्ट्रपति जी ने भी किया था, इस पे अभी हम लोग जस्ट उभर रहे हैं। ठीक है, नए प्रक्रिया को, और इस इनोवेशन सिर्फ हमारे शहर में नहीं, गांव में भी कोई अगर इस पे आगे चलना चाहे, कोई नया अपने बुद्धि से, अपने उत्साह से कोई प्रोडक्ट या सर्विस तैयार करना चाहे, उसके लिए जो क्षेत्र अवेलेबल है वो अभी भी काफी लिमिटेड है। और इसी के ऊपर बहुत एक्सपर्ट्स ने टिप्पणी किया है कि ये अभी भी हमारे पास एक वीकनेस है कि हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम अभी भी वहां पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे सकल घरेलू उत्पाद में इसका एक बहुत बड़ा दौरा सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का संक्षिप्त चर्चा के लिए। ब्रेक के बाद हम जीडीपी कैसे गिनी जाती है, उसकी आकलन कैसे होता है, इस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे और बेला भाटिया छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता का एक इंटरव्यू भी दिखाएंगे। आर्थिक सर्वे से हमें पता चला कि इस साल जीडीपी 7.1% रहेगी, अगले साल 6.75% से 7.5% के बीच रह सकती है। ये जीडीपी कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन है ये क्या है, इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए ये हमारी रिपोर्ट। जीडीपी है क्या? एक तय वक्त में किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले सभी उत्पाद और सेवाओं को अगर मिला दें और फिर उसकी कीमत बाजार के मुताबिक लगाएं, तो उसे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक तरीका है कि एक साल में एक देश में पूरा जितना आपने उत्पादन किया, जो सामग्री है, उद्योग है, खेती का जो फसल है, और साथ साथ आप कितना सेवा उपभोग किया उसका एक खर्च, साथ आप इसमें जोड़ दीजिए कितने आपने निर्यात किया देश के बाहर, उसमें से आप निकाल दीजिए कितना आपने आयात किया, तो एक आपका आंकड़ा आएगा, एक नंबर आएगा जिसको आप कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से आप कर निकाल दीजिए तो आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मुल्क में लोग सिर्फ पेन बनाते रहे और 10 पेन बनाए तो उस साल का जीडीपी होगा 10 पेन, और उसको रुपए में आप 100 रुपए के, इसको जीडीपी कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन, एक साल का टोटल प्रोडक्शन। जीडीपी का हिसाब कैसे लगाया जाता है? अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीडीपी का हिसाब किसी देश में कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए एक साल में एक देश में 100 मोबाइल फोन बने और उनकी कीमत हुई 1000 रुपए। हमारी जीडीपी हुई 1000 गुना 100 यानी 1 लाख रुपए। क्या आप जानते हैं कि जीडीपी मापने की शुरुआत कब हुई थी और किस अर्थशास्त्री ने और किस देश ने जीडीपी मापने की प्रक्रिया शुरू की थी? और आखिर जीडीपी मापने के फायदे क्या हैं? दूसरे विश्व युद्ध से पहले जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया भयानक मंदी की चपेट में आई, उस वक्त शायद पहली बार अर्थशास्त्रियों को जीडीपी का आइडिया आया। 1937 में अमेरिकी अर्थशास्त्री सिमोन कुजनेट्स ने अमेरिकी संसद में पेश अपनी रिपोर्ट नेशनल इनकम 1929-35 पेश की। इसमें उन्होंने हर व्यक्ति, कंपनी और सरकार जिसने भी जो भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान किया उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया, और यहीं से जीडीपी सिस्टम की शुरुआत हुई। भारत में भी 1950 से जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था मापी जाती है। तो 1929 और 30 के आसपास एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, साइमन कुजनेट्स ने ये इसका इजाद किया था कि भाई हम ऐड करें और पता करें कि अमेरिका में क्या पैदावार होती है, और ये जल्दी से बड़ा फैशनेबल हो गया और कई लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये बड़ा आसान सा तरीका है एक कंट्री की इकोनॉमी और उसकी ग्रोथ को ट्रैक करने का। ये 15-20 साल में
हर मुल्क ने अडॉप्ट कर लिया और हम भी इंडिया में 1950 से इसकी हम एस्टिमेशन करते हैं। भारत की जीडीपी कितनी है और उसकी विकास दर क्या है? दुनिया के देशों के मुकाबले इस वक्त हम कहां खड़े हैं? जहां तक भारत की मौजूदा जीडीपी और उसकी विकास दर का सवाल है, तो मोटे तौर पर हम जानते हैं कि हम दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हमारी मौजूदा जीडीपी करीब $2 ट्रिलियन यानी 140 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जो कि दुनिया भर की कुल जीडीपी की करीब 2% से कुछ ही ज्यादा है। किसी देश की जीडीपी से उस देश की आर्थिक सेहत का पता चलता है और इसीलिए इसे विकास दर भी कहा जाता है। जीडीपी की तमाम खूबियां एक तरफ हैं, पर इसकी कमियों को लेकर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कोई 50 साल पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार RF कैनेडी ने किसी देश की तरक्की को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मापने वाले पैमाने के बारे में उनकी कमियां गिनाई थी। जीडीपी में हमारे बच्चों की सेहत को शामिल नहीं किया जाता है, ना ही उनकी शिक्षा की क्वालिटी या खेल में मिलने वाली उनकी खुशियों को। जीडीपी हमारी कहानियों की खूबसूरती को भी शामिल नहीं करता और न हमारे शादीशुदा जीवन की मजबूती को। इसमें हमारी बुद्धि, ईमानदारी, साहस या देश के लिए सम्मान और प्यार को कोई जगह नहीं दी जाती। यानी ये जीडीपी सभी चीजें गिनता है सिवाय उन चीजों के जो हमारे जीवन को ज्यादा बेहतरीन बनाती हैं। तमाम धमकियों के बावजूद सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने कहा है कि वो बस्तर नहीं छोड़ेंगी। बेला भाटिया समाज विज्ञानी और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, लेकिन कुछ स्वयंभू संगठनों ने उन पर नक्सली समर्थक होने का आरोप लगाते हुए बस्तर छोड़ने की मांग की तो विवाद खड़ा हुआ। एनडीटीवी इंडिया के हृदय जोशी ने बेला भाटिया से बात की है और उनसे ये सवाल भी पूछा है कि क्या वो नक्सलियों की हिंसा पर भी उसी तरह सवाल करती हैं जैसे वो अर्धसैनिक बलों और पुलिस की ज्यादतियों पर सवाल उठाती हैं। जवाब में बेला का कहना है कि वो हर तरह के मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ हैं। मुख्य मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है कि आप लोग तब क्यों नहीं सवाल उठाते हैं जब कोई आदिवासी को मार दिया, किसी को मुखबिर बता के नक्सलियों ने मार दिया, तब मुझे आवाज नहीं सुनाई देती है किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता की आपके? नहीं, मुझे लगता है हमारी आवाज और बुलंद होनी पड़ेगी उन मुद्दों पर भी, मैं ये मानती हूँ। मैंने खुद आप इतने साल से वहां हैं, आपने कभी उठाई कोई आवाज ऐसी की जिसमें कि आपने कहा नहीं माओवादी गलत कर रहे हैं? मैंने बस्तर पर ही नहीं, मैंने इसी मुद्दों पर मैंने बिहार में भी काम किया है और तेलंगाना में भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत किया है, और इन सभी एरियाज में जो भी मेरा कार्य रहा है वो मेरे लेखों में है। मैं प्लानिंग कमीशन की भी मेंबर उन्होंने मुझे बनाया था। इसी तरह का एक एक्सपर्ट ग्रुप उन्होंने बनाया था जिसमें उसका पूरा उद्देश्य ही ये था, ये समझना कि इन क्षेत्रों में माओवाद क्यों पैदा होता है और माओवाद जैसे अगर कोई माओवाद क्यों पैदा होता है, तो एक बार फिर से आप सरकार पर या पूरी व्यवस्था पर जिम्मेदारी डाल दें। मैं दूसरी बात कह रही थी, उसी में दो पार्ट्स थे उस पूरी रिपोर्ट के, मतलब ये तो अभी पब्लिक डोमेन में है वो रिपोर्ट। एक कि वो क्यों पैदा होता है और दूसरा कि उसमें स्टेट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हाँ, तो इसमें उस तरह के रिपोर्ट्स की मैं भाग रही हूँ और मेरे स्वतंत्र एक समाजशास्त्री की तरह मैंने ऐसे कई लेख लिखे हैं जिसमें मैंने माओइस्ट मूवमेंट और उनके द्वारा हो रही हिंसा, उनके द्वारा हो रहे मानवाधिकारों का हनन, ये सब पे भी मैंने लिखा है। मैं एक उतनी तीव्रता से आप लोग उस बारे में नहीं बोलते, यही लोगों का गुस्सा है जो आपके घर पर आकर हंगामा करते हैं, आपको धमकी देते हैं, आपको नक्सली दलाल कहते हैं। उनको भीतर ही असुरक्षा की भावना है कि आप लोगों का जो रेटरिक है या आप लोगों की जो लिखना पढ़ना बोलना है वो माओवादी हिंसा या उनके अत्याचारों पर खामोशी है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे लगता है ये खामोशी जरूर तोड़ना चाहिए। अगर आप लोग सबको लग रहा है खामोशी है, मुझे लगता है उसको तोड़ना चाहिए। हम लोग को हमारी आवाज और बुलंद करनी चाहिए। मैं थोड़े भी पक्ष में नहीं हूँ माओवादी हिंसा के। जैसे अभी हाल में तो आज आप इस प्रोग्राम में कह रही हैं कि माओवादी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनका आर्म्ड मूवमेंट गलत है।
मैं जरूर ये कह रही हूं कि उनका जो आर्म्ड मूवमेंट है उसका एक दायरा है जो एक इंटरनेशनल ऐसे कई कन्वेंशंस हैं जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन है, इस तरह की सभी कन्वेंशंस को उनको भी मान्य रखना चाहिए और उनको भी अपने दायरे के आगे उनको भी नहीं बढ़ना चाहिए। पर आप ये नहीं कह रही कि उनको बंदूक छोड़ देनी चाहिए और उनको ऐसे लड़ना चाहिए जैसे आप लड़ रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रही हूं उनको खुली लड़ाई लड़नी चाहिए, पर मैं साथ साथ एक स्कॉलर रही हूं इन सभी मुद्दों के, तो मैं उसमें ये भी फिर कहना चाहूंगी कि हमें सोचना पड़ता है कि हमारे ही देश का नागरिक बंदूक उठाने के लिए क्यों मजबूर होता है, हमारे ही देश का नागरिक इस तरह के मूवमेंट्स में क्यों जाता है, वो भी सोचना पड़ेगा। और उसका जो रूट है, क्योंकि केवल फिर आप एक ही बात करेंगे, अगर मानो आप केवल पीस की बात करेंगे या शांति की बात करेंगे, आप न्याय की नहीं बात करेंगे, आप अधिकार की बात नहीं करेंगे, तो भी बात नहीं बनेगी। तो हम लोग को ये सभी चीजों की बात करनी है। तो अगर मानो हम माओवादी को कह रहे हैं कि, और मैं तो कह रही हूं उनको, आप खुली लड़ाई में आओ, हाँ मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, पर पॉइंट ये है कि साथ साथ में जो बुनियादी जो हक अधिकार जो हमारे देश में, हमारे संविधान में हमारे सभी नागरिकों को प्रॉमिस किए गए हैं, समानता का पूरा अधिकार है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस है, लिबर्टी है, जब तक सभी सिटीजन्स को एक इक्वल सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगी, जब तक उनमें असंतोष रहेगा किसी ना किसी प्रकार का, और उनको जब वो सरकार के पास जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह के आंदोलन, चाहे वो माओवाद का नाम पे खड़े हो या किसी दूसरे नाम से खड़े हो, इसमें केवल वो माओवाद का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे विचार से। मेरे विचार में ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस प्रकार का नागरिक फिर हिंसा के लिए मजबूर हो जाता है। नहीं बेला जी, इस पे भी काम होना पड़ेगा। इस पे मैं आपसे झगड़ा करना चाहूंगा, इस पे आपसे बहस करना चाहूंगा कि माओवादी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक भूखा आदमी बंदूक उठा के किसी को मार रहा है, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है जो कहता है कि इंडियन स्टेट जो है वो पार्लियामेंट को कहते हैं इससे पिगस्टाई, वो कहते हैं ये सुअरों का बाड़ा है पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, वो लोग जो है ट्रेन को डिरेल कर रहे हैं, और कई लोग माओवादी मूवमेंट में रहे हैं, मैं नाम लेके बता सकता हूं, डॉक्टर दिलीप सीमियन जैसे लोग, वो इसका विरोध करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि बेला भाटी जब इतनी कठिन लड़ाई वहां लड़ रही है, तो आप इस लड़ाई में अपनी ये डायमेंशन क्यों नहीं जोड़ती कि आप अपील करें माओवादियों से कि बंदूक का रास्ता छोड़ो और हमारे साथ खड़े हो। मैं माओवादियों को ये कहना जरूर चाहूंगी कि वो एग्जामिन करें अपने मूवमेंट को और वो देखें कि उनका जो भी मकसद है वो किस हद तक वो मकसद अचीव कर पाए हैं, और अगर वो अचीव नहीं कर पाए हैं और इतना जो हिंसा वहां पे बस्तर में हो रही है, बस्तर के जो आम आदिवासी पे इतना जो प्रताड़ना और उनके पूरे इतिहास में इतनी हिंसा नहीं हुई है जितना उनके साथ में पिछले 10 सालों में हुई है, इसमें उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो खुद कहूंगी कि ये मुझे लगता है और शक्ति की लड़ाई बन सकती है वहां पे लोगों की, अगर ये लड़ाइयां खुली लड़ी जाएं। तो यानी बंदूक को छोड़ दिया जाए। मैं हिंसा को छोड़ने की जरूर बात कहूंगी कि ऑर्गेनाइज्ड हिंसा को वो छोड़े और वो ओपन एंड डेमोक्रेटिक मीन्स को अपनाएं और वो खुलकर लड़ें। हम लोग को छुपकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुलकर लड़ेंगे हमारे अधिकारों के लिए। माओइस्ट भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो ये कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ऐसी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं, वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन वो भी डाइसेंट स्वीकार नहीं करते। जिस दिन माओइस्ट की सरकार अगर दंतेवाड़ा में कभी बन गई तो उस दिन वो सबसे पहले बेला भाटिया जैसे लोगों को अंदर करेंगे, क्योंकि आप लोग आवाज उठाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उन्होंने अपने कॉमरेड्स को अंदर किया है, अपने सब्यसाची पांडा को उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने जगबंधु माझी को मार दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मुझे लगता है इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि देयर हैज टू बी अ रूम फॉर डिसेंट एंड दैट रूम इज नॉट देयर। गांव में ऐसा कभी भी कोई भी गांव में हम ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। राइट विंग को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सभी लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे और अगर वो आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो वो एंटी नेशनल है। ऐसा नहीं है। मैं उस बात को उसी तरह मुझे लगता है माओवादियों को भी ये ध्यान रखना है कि आपको इस पूरे लोकतंत्र की कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मगर जो मिनिमम जो हमारे इस लोकतंत्र के अंदर जो गारंटीड राइट्स हैं, उसको आप एक मतलब क्रांति के नाम पर आप
उस राइट्स पर ट्रैम्पल करें, ये गलत है। राइट। मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि फौज जो वहां अंधे जंगल में लड़ रही है, ये एक अलग विषय है कि सरकार ने इतनी फौज वहां क्यों भरी है, लेकिन फौजी क्या मतलब पैरामिलिट्री और पुलिस जो उस अंधे जंगल में ब्लाइंड फॉरेस्ट में उनसे लड़ रहा है, उनसे आप हर समय उम्मीद करते हैं कि जब वो गोली चलाए तो गोली किसी निर्दोष को नहीं लगेगी और कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ये उनका ग्रज है बहुत बड़ा कि हम एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक गुरिल्ला फोर्स से लड़ रहे हैं जो पीछे से हमला करती है, जो धोखे से हम पे हमला करती है, और हम से अगर एक गलती भी हो जाए तो उसको लेके बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है। इसका आप कैसे जवाब देती हैं? ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये इसमें हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि आज के दिन में जिस तरह का पॉलिसी के तहत जिस तरह से नंबर्स अचीव करने के लिए कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग सरेंडर हुए हैं, और ये बहुत पत्रकारों ने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने जांच कर करके लिखा है, केवल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने नहीं, और उन्होंने ये पाया है कि ऐसे कई एनकाउंटर्स हैं जो फर्जी एनकाउंटर हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर के लिए का आंकड़ा है कि 134 एनकाउंटर हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता हम लोग बहुत कम हैं, हमारे पास में उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है, हमें एक हम एनकाउंटर को जाके हम लोग जांच नहीं कर पाए हैं, पर जितने भी एनकाउंटर्स हम लोग ने जांच किए हैं हर एक जगह हमने मुठभेड़ पाया है, फर्जी मुठभेड़ पाया है। तो जो जेन्युइन मुठभेड़ है उसमें हमें कुछ कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, पर जहां भी फर्जी मुठभेड़ है उसके लिए जरूर फिर हमारी एक भूमिका वहां पे बनती है। आपको लगता है कि अभी यहां पर जो फ्रंट खड़े हुए, जिन फ्रंट की वजह से आपको दिक्कत है, जिन फ्रंट्स की वजह से पत्रकारों को दिक्कत है, लेकिन ये कौन सी मेंटालिटी है जो कहती है कि इन लोगों को, बेला भाटिया को बाहर करो, बस्तर से हटाओ, मालिनी सुब्रमण्यम को बाहर करो, बस्तर से हटाओ, या जैगलैक की जो है शालिनी गेरा वगैरह को बाहर करो? आपको क्या लगता है क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? नहीं, वो लोग मतलब एक पूरा वहां पे एक डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे हैं इनसाइडर आउटसाइडर का। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग इन संगठनों में हैं और जो इसके लीडर्स हैं वो खुद, उनके भी परिवार आउटसाइडर्स रहे थे, क्योंकि बस्तर में 200 साल का इतिहास है नॉन ट्राइबल्स का, और उनके भी माता पिता लोग कभी इधर आए थे, वो लोग भी बाहर से ही आए थे, और आज वो लोग बस्तर के हैं, बस्तरिया हैं। तो ये तो वो कभी भी किसी को भी नहीं हम इस देश में कह सकते हैं। यानी आप बस्तर में रहेंगी, बस्तर छोड़ने वाली आप नहीं, राइट? मैं बस्तर में ही रहूंगी। राइट। मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जितनी बातें आपने अभी जवाब में कही, क्या आपको उम्मीद है कभी माओवादी भी इस बात को मानेंगे और बस्तर में फिर एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगी जैसा है? आपको उम्मीद है कभी ऐसा होगा, या आपको लगता है ऐसे हालात हैं कि माओवादी तो हिंसा ही करते रहेंगे, पुलिस भी हिंसा करती रहेगी, बस्तर में ये थिएटर ऑफ वायलेंस चलता रहेगा और फिर आप जैसे लोग उसमें भिड़े रहेंगे? नहीं, उम्मीद पे तो हम सब जिंदा हैं, तो इसलिए मैं जरूर ये उम्मीद करूंगी कि इस पूरे चीज का एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले, ना कि इसी तरह से एक युद्ध चलता रहे जिसमें जो आदिवासी है बस्तर का, वो उसमें एक बलिदान उनका होता रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।